गणपतये नमः। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम कर्नाटक के युद्ध के पश्चात आगे क्या हुआ उसके बारे में आपको जानकारी देंगे। किस प्रकार से अंग्रेजों ने बंगाल में ब्रिटिश सत्ता की स्थापना की। बंगाल में ब्रिटिश सत्ता की स्थापना कैसे हुई। कर्नाटक युद्धों के पश्चात 1740 में अलीवर्दी खां अलीवर्दी खां बंगाल का नवाब बना। ये जो है बहुत ही कूटनीतिक और एक चतुर शासक था। अंग्रेजों ने जो नया तरीका अपनाया था कि हम किसी भी किले की घेराबंदी के लिए क्या करेंगे कि अपनी सेना वहां रक्षा के बहाने रख देंगे। वह है उस किलेबंदी के अलीवर्दी खां उस किलेबंदी के विरोध में था। अर्थात अंग्रेजों द्वारा की गई किलेबंदी अलीवर्दी खां को बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रही थी। 1756 में अलीवर्दी खां की मृत्यु हो गई। 1756 में अलीवर्दी खां की मृत्यु हो गई। उसके पश्चात सिराजुद्दौला बंगाल का नवाब बना। और इधर अलीवर्दी खां की बड़ी बेटी जो थी घसीटी बेगम, इसका बड़ा बेटा घसीटी बेगम का बड़ा पुत्र शौकत जंग यह स्वयं अपने आप को वहां का नवाब बनाना चाहता था और इसके लिए इसे शौकत जंग को वहां के जो दीवान थे शौकतगंज को बंगाल का नवाब बनाने में वहां के जो दीवान थे राजवल्लभ, ये पूरी तरह से उसका सहयोग कर रहे थे। उधर अलीवर्दी खां का बहनोई मीर जफर भी नवाब बनने का सपना देख रहा था। अर्थात मीर जफर, शौकतगंज ये सभी अंग्रेजों के साथ मिलकर षड्यंत्र में शामिल होके सिराजुद्दौला को पद से हटाने का सपना देख रहे थे। अलीवर्दी खां का बेटा सिराजुद्दौला भी अंग्रेजों द्वारा की जा रही किलेबंदी से बहुत ज्यादा ही नाराज था। बंगाल में अंग्रेजों द्वारा बिना कर दिए ही वहां व्यापार किया जा रहा था, जिससे कि उनका राजकीय खजाना था उनको नुकसान पहुंच रहा था। अंग्रेज जो है वो सिराजुद्दौला को उचित भेंट भी नहीं दे रहे थे और न ही उनका सम्मान कर रहे थे। अंग्रेजों द्वारा की जा रही इस उकसाने वाली प्रक्रिया से नाराज होकर सिराजुद्दौला ने 4 जून 1756 सिराजुद्दौला ने अंग्रेजों से नाराज होकर 4 जून 1756 को कासिम बाजार में जो फैक्ट्री थी कासिम बाजार में जो अंग्रेजों की फैक्ट्री थी उस पे उन्होंने अधिकार कर लिया। पश्चात सिराजुद्दौला कलकत्ता की ओर बढ़ा। यहाँ कब्जा करने के पश्चात सिराजुद्दौला कलकत्ता की तरफ बढ़ा। जब नवाब कलकत्ता की ओर आगे बढ़ा तो वहाँ जो ब्रिटिश सत्ता का जो गवर्नर था ड्रेक, यह अपने व्यापारी जो उसके साथ व्यापारी आए थे और अब उसके जो पत्नी बच्चे जो भी थे सबके साथ वो वहां से भाग गया। और इस तरह से 22 जून 1756 22 जून 1756 में
सिराजुद्दौला का कलकत्ता पर भी अधिकार हो गया। कलकत्ता में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का पतन का समाचार सुनकर रॉबर्ट क्लाइव जो गवर्नर था वह अपनी सेना मद्रास से लेकर बंगाल पहुंचा। मद्रास से बंगाल आया। जनवरी 1757 में नवाब और रॉबर्ट क्लाइव के बीच एक छोटा सा युद्ध हुआ और जिसके परिणाम स्वरूप बंगाल पर पुनः ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की सत्ता स्थापित हो गई और इस तरह से नवाब युद्ध में पराजित हुआ और जिसके परिणाम स्वरूप नवाब को रॉबर्ट क्लाइव की सभी शर्तों को मानना पड़ा और इसी को ही हम कहते हैं अलीनगर की संधि के नाम से हम इस समझौता को जानते हैं। अलीनगर की संधि के पश्चात प्लासी का युद्ध कैसे हुआ? अलीनगर की संधि के पश्चात बंगाल में अंग्रेजों को बहुत सारी सुविधाएं प्राप्त हो गई। फिर भी अंग्रेज बंगाल में पूरी तरह से अपनी सत्ता स्थापित करना चाहते थे और इसके लिए वो पूरे जोर शोर से तैयारी में जुट गए। क्लाइव ने फ्रांसीसी कंपनी चंद्रनगर पर अधिकार कर लिया लेकिन नवाब कुछ नहीं कर सका और जो नवाब के दुश्मन थे उनको क्लाइव ने धीरे धीरे अपनी ओर मिला लिया। क्लाइव ने नवाब के जो दुश्मन थे, गुप्त शत्रु थे जो जैसे मीर जफर, राय दुर्लभ, जगत सेठ और अमीर चंद, इन सभी को धीरे धीरे एक षड्यंत्र में अपने साथ इसने मिला लिया। षड्यंत्र में सिराजुद्दौला को हराकर उसको गद्दी से हटाना और मीर जफर को गद्दी का नवाब बनाना, यह उनका षड्यंत्र था। इस तरह से यह षड्यंत्र रचा गया और नवाब के साथ युद्ध का बहाना ढूंढा जाने लगा। अब पर अलीनगर की जो संधि हुई थी उसको तोड़ने का आरोप लगाया गया और क्लाइव को बहाना मिल गया क्योंकि वह तो युद्ध करना ही चाहता था और मीर जफर को गद्दी पे बिठाना चाहता था। इसलिए जब उसके ऊपर आरोप लगाया गया कि आपने अलीनगर की संधि को तोड़ा है तो क्लाइव युद्ध के लिए मुर्शिदाबाद के लिए निकल पड़ा और इस तरह से 23 जून 1757 को प्लासी के मैदान में रॉबर्ट क्लाइव और नवाब के बीच जो युद्ध हुआ उसे हम प्लासी के युद्ध के नाम से जानते हैं, क्योंकि नवाब के जो सेनापति थे मीर जफर और राय दुर्लभ ये षड्यंत्र में शामिल थे क्लाइव के साथ। इस वजह से ये युद्ध में इन्होंने कुछ नहीं किया और नवाब को अकेले ही क्लाइव के साथ युद्ध करना पड़ा और ये सब चुपचाप तमाशा देखते रहे, क्योंकि यह युद्ध 23 जून 1757 में प्लासी के मैदान में अंग्रेजों और नवाब के बीच हुआ था। इसलिए इस युद्ध को प्लासी का युद्ध नाम दिया गया और इस युद्ध में नवाब पराजित हुआ और मीर जफर का पुत्र मीर जफर का जो बेटा था मीरन ने नवाब को मार डाला। प्लासी का युद्ध का सैनिक दृष्टि से अगर हम देखें तो सैनिक
दृष्टि से कोई महत्व नहीं था, लेकिन राजनैतिक और आर्थिक प्लासी का युद्ध का सैनिक दृष्टि से तो कोई महत्व नहीं था, लेकिन राजनीतिक और आर्थिक दृष्टि से इस युद्ध का बहुत महत्व माना गया। सिराजुद्दौला के मृत्यु के पश्चात बंगाल का नवाब मीर जफर बना, क्योंकि मीर जफर को अंग्रेजों ने षड्यंत्र के तहत बंगाल का नया नवाब बनाया था, जिसके कारण मीर जफर अंग्रेजों के हाथों का एक कठपुतली बनकर रह गया। बंगाल में अंग्रेजों का राजनीतिक तौर से तो अधिकार था ही, अब क्योंकि मीर जफर नवाब बन गया था तो अब आर्थिक तौर पर भी बंगाल पे अंग्रेजों का पूरी तरह से अधिकार हो गया। और इस तरह से प्लासी युद्ध के पश्चात अंग्रेजों ने बंगाल को भी लूटना पूरी तरह से शुरू कर दिया। प्लासी युद्ध के पश्चात मीर जफर ने अंग्रेजों को 3 करोड़ रुपए उपहार में दिए और बंगाल, बिहार, उड़ीसा इन जगहों पर अंग्रेजों को कर मुक्त व्यापार करने की अनुमति प्रदान की। कंपनी को कलकत्ता के पास 24 परगना की जमींदारी मिली। कलकत्ता में कंपनी को सिक्के ढालने का अधिकार भी प्राप्त हुआ। कलकत्ता में कंपनी को सिक्के ढालने का अधिकार भी प्राप्त हुआ। इस तरह से प्लासी के युद्ध ने कंपनी को पूरी तरह से बंगाल की सत्ता उनके हाथों में सौंप दी। प्लासी के युद्ध के पश्चात जो अगला युद्ध हुआ उसे हम बक्सर का युद्ध के नाम से जानते हैं। प्लासी के युद्ध के पश्चात बक्सर का युद्ध हुआ। अब इस बक्सर के युद्ध में आखिर यह बक्सर का युद्ध क्यों हुआ? तो मीर जफर, जिसको अंग्रेजों ने नवाब बनाया था, तो वह अंग्रेजों की क्योंकि हाथों की कठपुतली था, इस वजह से उसे अंग्रेजों की पूरी बात को मानना पड़ता था। क्योंकि नवाब का जो सरकारी खजाना था वह अंग्रेजों को भेंट देने में, उनके कर्मचारियों को खुश करने में, इसी में ही उसका जो खजाना था वह खाली होता जा रहा था। कंपनी की जो मांगे थी उनमें निरंतर वृद्धि हो रही थी कि जो दलाल थे वो और कंपनी के जो कर्मचारी थे, ये दोनों मिलकर वहाँ के दस्तकारों और किसानों को लूट रहे थे। कंपनी जो है यह यहाँ के दस्तकारों को कम से कम मूल्य में अपने सामान विक्रय करने के लिए उन पर दबाव बनाती थी। इसके पहले कि मीर जफर कोई निर्णय लेता तो कंपनी ने मीर जफर को उसके गद्दी से हटाकर मीर कासिम को वहाँ का नवाब बना दिया। क्योंकि मीर कासिम को अंग्रेजों ने मीर जफर के जगह पर नवाब बना दिया था, फिर भी मीर कासिम जो है यह अंग्रेजों के ऊपर अपनी आत्मनिर्भरता को कम करना चाहता था और इसके लिए मीर कासिम ने प्रयास भी करना शुरू कर दिया था। उसने अंग्रेजों के जो वफादार थे उनको अपने महल से हटा दिया था और मीर कासिम ने एक नया सैनिक संगठन तैयार किया। मीर कासिम ने व्यापारिक जो चुंगी कर लगता था उसको सभी के लिए इसने समाप्त कर दिया और इसकी वजह से अंग्रेजों को बहुत नुकसान उठाना पड़ा। ऐसी गतिविधियां करते देख इसके परिणाम स्वरूप मीर कासिम और अंग्रेजों के बीच 1763 में मीर कासिम और कंपनी के बीच
मीर कासिम और कंपनी के बीच 1763 में युद्ध हुआ, जिसमें मीर कासिम पराजित हुआ और यह भागकर अवध चला गया। उधर अवध का नवाब सुजाउद्दौला ये भी अंग्रेजों से नाराज था और मुगल सम्राट शाह आलम ये भी अंग्रेजों से पराजित होकर भागकर अवध में ही आकर छुपा हुआ था। और इस तरह से मीर कासिम, अवध का नवाब सुजाउद्दौला और जो मुगल बादशाह शाह आलम था, इन तीनों ने मिलकर अंग्रेजों के खिलाफ बक्सर युद्ध किया और जिसे हम बक्सर के युद्ध के नाम से जानते हैं। 23 अक्टूबर 1764 ईस्वी में मीर कासिम, सुजाउद्दौला और शाह आलम ये तीनों मिलके अंग्रेज कंपनी के साथ इन तीनों का युद्ध हुआ और हम इसे बक्सर के युद्ध के नाम से जानते हैं। सम्राट और दोनों नवाब इस युद्ध में पराजित हुए और कंपनी ने विजय प्राप्त की और इस तरह से दोनों नवाबों ने कंपनी के साथ संधि कर ली। दोनों नवाबों ने कंपनी के साथ संधि कर ली, जिसे हम इलाहाबाद की संधि के नाम से जानते हैं। अब उस संधि को हम आपको अगले वीडियो में बताएंगे। तब तक के लिए आप इसे पढ़िए। थैंक यू, धन्यवाद। सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। थैंक यू।